all the inconveniency. टुडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, और हमारा जो आज डिस्कशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग डिजीज है, और ये खास करके मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है काफी दिनों से। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए सिर्फ बिकॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये एक मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के अंदर ये एक ऐसा डिजीज है कि जो हमारे एक होल्ड हो सकता है, या इस डिजीज के ऊपर हमारी जो पकड़ है थोड़ी अच्छी हो सकती है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने दोनों जगह काम किया है, कि एक जगह मैंने ये भी देखा है कि कोई डायलिसिस सेंटर में एक स्टार्टिंग के पेशेंट को कैसे डील किया जाता है, और एक जो हमारे ऑन डायलिसिस पेशेंट है उसके ऊपर कैसे डील किया जाता है। जैसे राइट नाउ भी मेरे पास 3 ऐसे पेशेंट है जो सीकेडी के है और जो डायलिसिस पे है। सो बात यह आती ये है कि कभी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज का जब भी हम लोग पेशेंट ट्रीट करते हैं, तो एक चीज मैंने बेनिफिट देखा है कि आयुर्वेद मेडिसिन के साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, या हम लोग कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर किसी को स्टार्ट करें, तो उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी जो एक जो उसकी बोलते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, या उसकी जो डिजीज का इम्पैक्ट है वो काफी हम लोग कम कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से कैसे कम कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम आती है, टेक्निकली इशू क्लेम कर रहा है कि वो ठीक कर सकता है, सो हम उसके ऊपर भी जाके काफी काम किए हैं। बट एट द एंड होता क्या है कि कोई भी कोई नॉलेज ना शेयर करता है, ना कोई ये बताता है कि बेसिकली वो देते क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे अभी भी ऐसी प्रॉब्लम है कि जितने भी अच्छे खासे सेंटर है जो ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल करते हैं। कई कई ऐसे सेंटर मैंने आयुर्वेदिक के देखे हैं कि जहाँ पेशेंट डायलिसिस पे आता था और वहां का मेडिसिन चालू करने के बाद काफी हद तक वो कम हुआ है। और ये अच्छी भी बात है कि ये चीजें बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये खाली एक हाई आयुर्वेदिक कोई इंडस्ट्री के पास रहे या कोई बहुत बड़ा फर्म के पास रहे, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉलेज हम सबके बीच में होना चाहिए। सो आज ये जो भी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स्ट है, सब रेफरेंस के साथ है, लेकिन एट द एंड कोर यही है कि सबकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, और एक किडनी डिजीज को डील करते समय एक अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसलिए मैंने टॉपिक को ज्यादा बड़ा ना करके एक क्रॉनिक किडनी डिजीज को लिया, कि जिसमें एक मेडिकल रीनल डिजीज, आप उसका दूसरा वर्ड बोल सकते हो, या एंड स्टेज किडनी डिजीज, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज। तो एनी डिजीज के कारण या एनी ड्रग इम्पैक्ट के कारण जब कोई एक किडनी इरिवर्सिबल डैमेज के ऊपर जाती है, सो वहां से पेशेंट आयुर्वेद की तरफ आना चालू करता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि अगर आपको या आपके क्लिनिक में कल कोई किडनी का पेशेंट आ जाए तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। अब एक चीज इसमें और बता देता हूं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट प्रॉब्लम होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना इसके बारे में अलग अलग सेंटर पे जाके काम करेंगे, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दो सेंटर, भले आप 7 दिन के लिए जाओ, 8 दिन के लिए जाओ, जब तक आप उससे एक्सपोज नहीं रहोगे तब तक ना आपको एक कॉन्फिडेंट नहीं आता। क्योंकि मैं कितना भी बोलूं या आप कितना भी पढ़ो, एक लॉन्ग टाइम प्लान कैसे किया जाता है ये तो आप जब सामने देखोगे तो ही आएगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे कुछ चीजें शेयर करने से आप एक पेशेंट को हैंडल करना स्टार्ट कर सकते हो, और आपको ये देखना है कि आपको हैंडल कैसे करना है। सो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैं दोनों कॉन्सेप्ट से जा रहा हूँ, कि रेफरेंसेस में क्या है, रियलिटी क्या है, और पेशेंट को ना हैंडल कैसे किया जाता है। क्योंकि एट द एंड हैंडलिंग मैटर होता है। पेशेंट के ऊपर अगर कॉन्फिडेंट हो तो ही वो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके ऊपर टिकेगा, बिकॉज ये एक डेंजरस डिजीज है, किडनी है। सो जस्ट लाइक हार्ट, कोई भी अपना किडनी आपके हाथ में नहीं देगा until unless he is very sure about it कि क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर टुडेज फर्स्ट स्लाइड। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्लाइड दिखा के मैं हमेशा डीमोटिवेट करता हूँ कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि किडनी डिजीज क्योरेबल नहीं है। सो इट इज नॉट लाइक दैट। ये डीमोटिवेशन नहीं है, ये ट्रूथ है।
आप अगर पूरे इंडिया के अंदर जो जो भी मैंने 5 या 6 में काम किया या बाकी का जो भी मैंने देखा हुआ है, मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किडनी डिजीज, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, स्पेशली जो इंज्यूर्ड किडनी डिजीज है, आज तक किसी की भी रिवर्स नहीं हुई है। तो वो हम लोग थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि खाली इनसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ठीक ही नहीं होता। सिर्फ किसी डिजीज को क्योर करना और किसी डिजीज को रिवर्स करना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एक बार अगर किसी भी किडनी के नेफ्रॉन डीजनरेट होते हैं, उसको रीजनरेट करना हार्डली एकदम इम्पॉसिबल है। या हमने अभी तक केस ऐसा नोट नहीं किया है कि जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के बाद आपका जो ग्रेड 2 है वो फटाक से एकदम जीरो पे आ गया। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक ऐसी एक आप बोल सकते हैं कि पोटेंसी है कि अगर माइल्ड इंजुरी हो या माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो, सो नेफ्रॉन जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और उसका जो बॉडी इम्पैक्ट है वो कम होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमें नहीं पता कि पूरा होता भी है कि नहीं, बट अप टू नाउ इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी चीज रिवर्स नहीं होता या क्योर नहीं होता। अब आप अगर बोलोगे कि मैंने तो ऐसे पेशेंट देखा हुआ है कि जिसका क्रिएटिनिन कम हो गया है, 1 महीने के बाद कम हुआ, 2 महीने के बाद करना, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि क्रिएटिनिन जो होता है ये किसी किडनी के बारे में एक्यूरेट हमेशा बताएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिनिन एक फैक्टर है, और हमें किडनी डिजीज के बारे में जब भी असेसमेंट करना होता है तो हमें हर फैक्टर के बारे में सोचना होता है। सो ये जो श्लोक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भैषज्य रत्नावली के फिर से किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट में सबसे पहला लाइन यही है। सबसे पहला लाइन कि ट्रीटमेंट में पहले ही भैषज्य रत्नावली में लिखा है कि न चास्ते समय है किंचिद किंचित इष्टमस्य भेषजम, कि ये जो वृक्क विकार है या जो ये किडनी डिजीज है, ये क्योरेबल नहीं है। दूसरे लाइन में वो फिर से लिखते हैं कि क्योरेबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद चिकित्सा उन्होंने अलग 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 बताई है कि हम ये कर सकते हैं और हम ये कर सकते हैं। और एट द एंड जो इम्पोर्टेंट है वो है रसायन। यानी कि कोई भी अगर वृक्क या कोई भी किडनी डिजीज एक बार इंजर्ड हो जाती है तो वो ठीक होगी कि नहीं, इसका बोलना बहुत मुश्किल है। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस में कैसे करते हैं? क्या हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि ठीक नहीं होगी? नहीं। तो देखो, कोई पेशेंट है ना नेगेटिव नहीं सोचना चाहता। ये मैं स्लाइड आपसे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ आप डॉक्टर हो, आपको फैक्ट मालूम होनी चाहिए। इसमें बड़ी बात क्या है कि मैनेजेबल बट नॉट क्यूरेबल डिजीज। सो मैनेजमेंट पार्ट जो है इट इज वेरी बेस्ट विद आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ऑलवेज गो स्लो एंड स्टेडी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नहीं आज ही आपको अब मेडिसिन चालू किया, 2 हफ्ते के अंदर आपका क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। सी हो सकता है, जा सकता है, हो सकता है नहीं भी जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में आधे से ज्यादा पेशेंट हम लोग इसलिए लूज करते हैं कि हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। सो एग्रेसिव हमेशा नहीं होना चाहिए बिकॉज सीकेडी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेशेंट के बॉडी में अग्नि बहुत ही कम होती है। हर धातु की अग्नि का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए कोई भी एग्रेसिव मेडिसिन उसके ऊपर देना कितना हद तक अच्छा है, कितना हद तक नहीं अच्छा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन पेशेंट का आपको एक तरह से आप ये मेंटेलिटी बना दे कि आपके पास अगर कोई सीकेडी पेशेंट है, और जो मैं आगे बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा कि कितने कोई पेशेंट के हमारे पास रिलेटिव की रिपोर्ट थे, किसी के डैड के थे जो पिछले साल मुझे बोल रहा था कि क्रिएटिनिन नॉर्मल है, रूटीन यूरिन नॉर्मल है, फिर भी मैंने उनको बोला था कि 2 साल के बाद ही माइट डेवलप अ सीकेडी, क्योंकि क्रिएटिनिन हाई नहीं था, बट देयर इज सम इकोजेनिसिटी ऑन अ किडनी। तो इकोजेनिसिटी किडनी और सीटी स्कैन कोई कराया और प्रूफ है, तो दैट मीन्स पेशेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीकेडी इन स्टेज 1। सो हम लोग वहां से बोलते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो ये इसलिए क्योंकि जितना अर्ली आप डिटेक्ट करके स्टार्ट करो उतना आप डिजीज के इम्पैक्ट को कम कर सकते हो और लाइफ जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हो। ये आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप पहले समझ लो कि आपके पास कोई सीकेडी का पेशेंट आता है तो दैट इज योर पेशेंट फॉर लाइफ टाइम। दैट इज योर पेशेंट फॉर द लाइफ टाइम। और हमने हर सेंटर के अंदर यही देखा है कि जो पेशेंट भले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपना क्रिएटिनिन दिखा रहा है कि वो नॉर्मल हो चुका है, वो 5 महीने बाद फिर हाई क्रिएटिनिन के साथ आता है, लेकिन फिर मेडिसिन चालू करते हैं फिर लोअर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिंस मॉडर्न मेडिसिन के अंदर
इसका कोई भी गारंटी नहीं है, और जब भी क्रिएटिनिन हाई होता है दे गो फॉर डायलिसिस, दे गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, और जो पेशेंट नहीं चाहता। इसलिए मैंने यही बताया कि आपको अपने पेशेंट को बस कॉन्फिडेंट में रख के ये समझना है, और आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि दिस इज योर पेशेंट फॉर द लाइफ टाइम। सो लाइफ टाइम पेशेंट होने के बाद आपकी मेडिसिन देने की मेंटेलिटी थोड़ी बदलेगी। इसलिए मैंने वही बताया कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है डायबिटीज का, तो लाइफ टाइम डायबिटीज, अर्थराइटिस इसका तो रिकरेंट अर्थराइटिस। सो ऐसे ही सीकेडी पेशेंट बहुत ही लाइफ टाइम पेशेंट होती है, और इसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। और एक पेशेंट, दो पेशेंट को भी अगर आप हैंडल करना स्टार्ट करें स्टार्टिंग में, यू विल गेट अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये चीज बात हमेशा याद रखनी है कि सीकेडी, खास करके क्रॉनिक किडनी इंजुरी, इरिवर्सिबल है। इसके अपोजिट में अगर आपको कोई एक्यूट इंजुरी, किडनी इंजुरी का मिले कि जिसका 1 या 2 महीने पहले ही ऐसे रिपोर्ट्स आए, या आपको कोई ड्रग इंड्यूस मिले, या कोई एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इंड्यूस, कैंसर इंड्यूस, ये सब जो मेडिसिन देते हैं एनएसआईडी इंड्यूस, जो एक्यूट होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। इसकी तो मैं भी बात मानता हूँ कि बहुत सारे जो सेंटर्स दिखाते हैं कि हमारे पास ये आया और ये पूरा ठीक हो गया। ऑफ कोर्स यस, हम लोगों पैरामीटर के बारे में यही बात करने जाते हैं कि जब मैं बताता हूँ कि रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है। सो आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि जिसमें लिखा है कि व्हाट इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। और इस क्रॉनिक किडनी डिजीज को आपको इसलिए समझना है क्योंकि अगर आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के बाद आपको पता लगाना है कि क्या किडनी रिवर्स हो रहा है कि नहीं, या वो डिजीज जो है रिवर्सिबल हो रहा है कि नहीं, तो हमें ये 3 पैरामीटर चाहिए। और दूसरा, सिम्टोमेटिक पेशेंट को अगर अच्छा लगे, वो बहुत बड़ी बात है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है ये मैं ट्रीटमेंट पार्ट में लूंगा, इसलिए मैंने उसको सेपरेट रखा है। लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि आपका मेडिसिन देने के बाद, आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के बाद कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे आप किडनी डिजीज को एसेस कर सकते हो, तो ये आपके सामने है। इससे ही डायग्नोस होती है और इससे ही आपकी मेडिसिन की प्रोग्नोसिस मालूम होती है। अगर आपको कल को कहीं केस प्रेजेंटेशन करना है तो भी आपको ये पैरामीटर लगता है। सो देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्रॉनिक किडनी डिजीज। और इसमें पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है कि इट इज अ किडनी डैमेज स्ट्रक्चरली और फंक्शनली फॉर मोर देन 3 मंथ विथ और विदाउट डिक्रीज इन ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। मैं एक एक पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं इसको अलग एंगल से बताऊंगा। फिर इसमें लिखा है कि जिसमें जीएफआर जो है 60 ml/मिनट से कम जाता है फॉर परसिस्टेंट 3 मंथ। और हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है ईजीएफआर कि जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट 60 के नीचे है। होप सो आपने वीडियो देखा है। थर्ड जो पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस परसिस्टेंट माइक्रो एल्बुमिन और परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया और परसिस्टेंट हिमेचुरिया। मैं अपने क्लिनिक के अंदर इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखता हूँ कि मेरे आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू करने के बाद मैंने अपने पेशेंट का प्रोटीन यूरिया कितना कम किया। देखो, फिलहाल के लिए बहुत सारे जो भी पॉइंट्स है आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के बाद असेसमेंट करने का, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली साउंडिंग और रैपिड जो मुझे टेस्ट अच्छे से देगा वो है परसिस्टेंट एल्बुमिन यूरिया। और इसके साथ ब्लड प्रेशर, सिर्फ ब्लड प्रेशर और एल्बुमिनुरिया दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं फिर से अलग से बात करूंगा। और एक है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, जैसे लिखा हुआ है कि पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। सो स्ट्रक्चरल डिजीज, अब मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ कि मेरे पास XYZ पेशेंट है और आपको चालू करनी है आयुर्वेदिक मेडिसिन। और आयुर्वेदिक मेडिसिन चालू करने के पहले आपको देखना है कि करंट स्टेटस क्या है। सो हम लोग जब रिपोर्ट्स देखते हैं, रिपोर्ट में हम लोग एक ही चीज देखते हैं कि किडनी की क्रिएटिनिन कितना, 7 है, 8 है, 9 है, और हम लोग इसके ऊपर चालू करेंगे। 9-10 होता है तो कभी कभी हम लोग छोड़ भी देते हैं पेशेंट को। लेकिन इसमें देखो क्या होता है कि क्रिएटिनिन अकेला फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर को एक साथ आपको समझना पड़ेगा। पहला फैक्टर है कि फंक्शनल डैमेज से, देखो फंक्शनल डैमेज ये क्रिएटिनिन से पता चलता है। स्ट्रक्चरल डैमेज ये आपको पता चलता है सोनोग्राफी या सीटी स्कैन में। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे कि जिसमें एक यूएसजी का रिपोर्ट आया हुआ है। उस यूएसजी की रिपोर्ट के ऊपर लिखा रहता है कि देर इज अ सम इकोजेनिसिटी चेंज इन द किडनी। फिर क्रिएटिनिन नॉर्मल, रूटीन यूरिन नॉर्मल, पेशेंट बोलता है मुझे कुछ नहीं है, मुझे ये तो अचानक निकल गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हर बार सिखाता हूँ लोगों को
कि if there is a any ecogenicity, any change in the ecogenicity means उस स्ट्रक्चर के इकोजेनी पे कोई भी चेंजेस है, भले वो हाइपो हो जाए या हाइपर हो जाए, मीन्स कोई भी कलर चेंजेस, दैट इज ऑलवेज नीड अ इवेल्युएशन कि क्या पेशेंट को कुछ और डिजीज है, और उसका इवेल्युएशन हमेशा होता है सीटी स्कैन से। सी अल्टीमेटली द स्ट्रक्चरल डिजीज कैन ओनली बी डायग्नोस ऑन द सीटी स्कैन। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट था जिसका एज हार्डली 31-32 था, और अचानक उसको कहीं आउटसाइड ट्रेवल करना था, और जब उसका एक रूटीन टेस्ट कर रहे थे तो हिज बीपी वाज 210/130। सो एवरीवन गेट्स शॉक कि बीपी इतना रेस्ट क्यों है। सो ही अंडरगो ऑल द टेस्ट। क्रिएटिनिन जो था वो कुछ 1.98 समथिंग, नियरली 2 के एवरेज आया, बट सीटी स्कैन के अंदर जो किडनी डैमेज है, इट इज मोर देन 30% इन बायलेटरल किडनी। अब देखो क्रिएटिनिन आप देखोगे तो हार्डली 2 की तरफ है, जो डेंजरस नहीं लगता, लेकिन अगर आप बीपी देखो तो इट इज 210/130 एंड द स्ट्रक्चरल डैमेज इज टू मच। सो स्ट्रक्चरल डैमेज इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल डैमेज। सो फंक्शनल जो है, अगर क्रिएटिनिन हाई होगा, एजिटोमिया होगा, हाई नाइट्रोजन होगा, और उसके साइड इफेक्ट्स अलग है, और बाकी की अलग चीज है जो हम लोग मेडिसिन में अलग बात करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज अलग है। सो कभी भी अगर आपको कहीं भी सस्पेक्ट हो, सो याद रखना कि खाली क्रिएटिनिन और रूटीन यूरिन नहीं, यूएसजी इज अ मस्ट। और यूएसजी पे कुछ आया तो यू हैव डेफिनेटली गो टू द सीटी स्कैन। सो ये पहला असेसमेंट फैक्टर है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेडिंग मिलती है आपको कि डैमेज एरिया कितना कितना बड़ा है। और अगर सामने वालों ने यूएसजी के ऊपर लिख दिया कि मेडिकल रीनल डिजीज, दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, मीन्स ऑलरेडी वो डैमेज नेफ्रॉन जा चुके हैं, इट इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। सो इसके ऊपर थोड़ा इसलिए आपको फोकस करना है कि स्ट्रक्चरली इज डेंजरस फॉर मी। फंक्शनल क्रिएटिनिन आप कितना भी हाई होने दो, अगर आपका स्ट्रक्चरल किडनी डैमेज अगर लेस है, आई विल बी मोर लाइक टू ट्रीट दैट पेशेंट, क्योंकि वो जो है बहुत रैपिडली मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छे से। और अगर यही अगर आपका क्रिएटिनिन 3-4 हो लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज ज्यादा है, 17% है, 25% है, देन इट बिकम वेरी डेंजरस। जस्ट लाइक एक रिपोर्ट मुझे अभी जस्ट हम लोग जब बात कर रहे थे ये इसके बारे में, एक मुझे 25 ईयर की एक फीमेल मिली है कि जिसका क्रिएटिन राइट नाउ 9 है, एंड क्रिएटिनिन 9 है, शी वांट ट्रीटमेंट, बट हम लोग फिर देख रहे हैं कि किडनी डैमेज कितना है। तो किडनी डैमेज अगर ज्यादा है, मोर देन 35%, सो मैं ये ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, या तो मैं शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकता हूँ, बिकॉज उसकी लाइफ बहुत लंबी है, सी नीड अ किडनी ट्रांसप्लांट। सो अगर ऑप्शन है तो ओके, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विथ मेडिसिन। सो ये चीज है ना, आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आप किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, आप किसको दे रहे हो, किसको नहीं बोल रहे। जस्ट लाइक मैंने पहला वाला एग्जाम्पल बताया था कि जिसका 35% डैमेज है, ही अंडर वेंट टू kidney transplant in global hospital. So उसको जाने थे because young. So in young patient, your treatment will work. But the fact is that if damage is too much, then on and off you might need some type of transplant in future. So एक ये फैक्टर है, इसलिए यूएसजी सीटी स्कैन का अपना इम्पोर्टेंट है अगर आपको जानना है कि आपका पेशेंट कितना क्रिटिकल है। फिर उसके बाद आती है कि इसके अंदर आपने जैसे देखा होगा कि ईजीएफआर है, इट इज लेस देन 30 फॉर परसिस्टेंट 3 मंथ। देखो ईजीएफआर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ईजीएफआर अगर आप लोग अपना बैठ के कैलकुलेट करोगे, सो आपको ना बहुत ऊपर नीचे मिलेगा। रीजन ये है कि ईजीएफआर जो है ये आपके बॉडी वेट के ऊपर ज्यादा रिलायबल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल अनलेस देर इज अ वेल एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज ना हो, तब तक ईजीएफआर का अलोन कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर क्रिएटिनिन हाई है तो ईजीएफआर का वैल्यू होता है, अगर आपका पेशेंट जो है नॉन डायग्नोस्ड ऑफ किडनी डिसीज है तो ईजीएफआर का वैल्यू है। अदरवाइज आप अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करो और आप उसके अंदर आपका क्रिएटिनिन पुट करो, आपका वेट पुट करो, आपका एज पुट करो, चांसेस बहुत हाई है कि वो नॉर्मल आएगा भी नहीं, बहुत ऊपर नीचे आता है। सो नॉर्मली पेशेंट के लिए ईजीएफआर इज नॉट मैंडेटरी। और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो है किडनी डिजीज है, उसके अंदर ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। सो ईजीएफआर मोर देन 60 पर मिनट फॉर मोर देन 3 मंथ विदाउट एनी किडनी डैमेज, ये रूल है ना उतना एक्यूरेट नहीं बैठता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एज जो है और बॉडी वेट है ये बहुत फ्लक्चुएट करता है और बहुत ज्यादा डिफरेंस देता है। इसलिए
ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा यूज नहीं करता मैं प्रैक्टिकल। और जो सेकंड पॉइंट है कि यूएसजी के बाद और अगर सीटी स्कैन के बाद अगर दूसरा रिलायबल फैक्टर है कि मेरा मेडिसिन काम कर रहा है कि नहीं, सो दैट इज योर परसिस्टेंट एल माइक्रो एल्बुमिन, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा 24 आवर रूटीन यूरिन। इसके लिए आपको अलग सा लिख के देना पड़ता है। नॉर्मल रूटीन यूरिन के अंदर आपको खाली 1+2+ प्रोटीन यूरिया का आपको जो है कैलकुलेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि सच में डैमेज कितना है और एल्बुमिन कितना है, तो यू हैव टू ऑर्डर 24 आवर रूटीन यूरिन। ये एसेसेबल फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद 24 आवर रूटीन एल्बुमिन कम होता है, दैट मीन्स योर मेडिसिन इज एक्सीलेंट वर्किंग। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर के साथ, खास करके ब्लड प्रेशर और ये दो फैक्टर के ऊपर जाता रहता है। परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया वही है कि अगर आपको यूएसजी मतलब नॉर्मल रूटीन में एल्बुमिन यूरिया दिख लिया मतलब दिख गया, क्रिएटिनिन हाई है, देन यू हैव टू ऑर्डर फॉर 24 आवर routine albumin. So that is one of the most important. Hematuria वो एक along with मिल सकता है, हाँ भी मिल सकता है ना भी मिल सकता है, बिकॉज हिमेचूरिया तभी पॉसिबल है व्हेन पेशेंट इज गेटिंग एनी टाइप ऑफ इन्फेक्टिव और स्टोन रिलेटेड और किसी अदर 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 फैक्टर के कारण। तो हिमेचूरिया जो है जो परसिस्टेंट हिमेचूरिया है, इसको इवेल्युएशन करना पड़ता है अलग डिजीज से, जो हम इधर नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज हिमेचूरिया इज लॉन्ग टाइम कंसिडरेशन नहीं है। हिमेचूरिया अगर किसी को परसिस्टेंट हो रहा है तो मेरा दो ही एम है कि 90% इट इज अ स्टोन, सो यू नीड टू डायग्नोस इट, यू हैव टू ट्रीट इट। और अगर स्टोन नहीं है देन चांसेस ऑफ कैंसर इज वेरी हाई। सो ये दो चीज को रूल आउट करने के बाद देन लेबल इट इज अ मेडिकल रीनल डिजीज। सो इम्पोर्टेंट इज यूएसजी, रूटीन यूरिन, सेरम क्रिएटिनिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 आवर एल्बुमिन, थ्रू यूरिन एल्बुमिन। उसके नीचे जो दिया हुआ है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी लाइक अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के पास हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, मतलब हमारे पास इन द सेंस कि हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा है, और दे के नॉट गो फॉर एनी ऑपरेशन, क्योंकि अगर सिस्टिक ज्यादा है, मोर देन 3, 5, 6 सिस्ट है, क्रिएटिनिन हाई हो गया, एट द एंड दे गो फॉर द रीनल ट्रांसप्लांट, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे है जो 1 सिस्ट है, 2 सिस्ट है, 3 सिस्ट है, और बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, क्रिएटिनिन जो है 4, 5 के आसपास है। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो रिफ्लक्स न्यूरोपैथी में भी वही रोल है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन लोग ट्राई करते ही करते हैं बिकॉज दे वांट कि इससे जो हमारा डैमेज जो है वो कितना रोक सकते हैं। सो एट द एंड मुझे लगता है कि आप एक क्रॉनिक किडनी डिजीज को समझ गए रहेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज इज ऑल अबाउट द किडनी डैमेज, ऑल अबाउट द किडनी डैमेज। कितना किडनी डैमेज हो रहा है, मीन स्मॉल से लेके लेंदी तक। अब हम लोग ये देखते हैं कि इतने सारे आयुर्वेद के अंदर अगर हम लोग देखें तो कहीं कहीं संहिता के अंदर रुक कहीं मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन है, और अगर है तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। और भैषज रत्नावली पहला ऐसा मुझे लगता है कि संहिता है जिसके अंदर थोड़ा सा विस्तृत वर्णन 1 पेज का बस किया गया है। इसको छोड़ के डायरेक्टली ग्रुप कहीं भी नहीं आया हुआ है। पर हम लोग देखते हैं कि अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, कि जैसे अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है कि जिसको प्रैक्टिस में हम अभी तक मैं समझाऊं और इसी को मैं यूज किया हूं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि अगर आपको ये स्लाइड समझ गई तो आपको पूरा का पूरा आयुर्वेद के अंदर किडनी डिजीज का कॉज, किडनी डिजीज की पैथोलॉजी, किडनी डिजीज का ट्रीटमेंट एकदम इजीली समझ जाएगा। ये बहुत गोल्डन श्लोक है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे इसके ऊपर वर्कआउट किया, और मैंने ऐसा देखा कि जिस लोगों से भी मैंने पूछा है, कॉन्सेप्ट पूछा है, हर एक की एक अपनी अलग सोच होती है किडनी डिजीज ट्रीट करने में। बट एट द एंड ये श्लोक वन ऑफ द बेस्ट श्लोक है। और मुझे ऐसा लगता है कि किडनी डिजीज पेशेंट को देखते ही आपको ये चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, और जो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन आपको एक अच्छा भी लगेगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। श्लोक है कि रक्त मेध प्रसाद वृक्क। अभी अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये श्लोक जो है हम लोग अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि शारंगधर ने अलग अलग प्रकार के, सॉरी,
अवयव की उत्पत्ति के बारे में बात की है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बता पाता कि बेसिकली इस श्लोक का ना इम्पोर्टेंस कितना है। और किडनी डिजीज के अंदर तो ये श्लोक स्टार्टिंग टू एंड सब जगह यही है। फिर से देखिए कि ये है रक्त मेद प्रसादात वृक्क। संहिता के अंदर ऐसा आया हुआ है कि जो भी वृक्क है, ये वृक्क जो भी गर्भ उत्पत्ति के अंदर या गर्भ जो है पोषण करते समय रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बना हुआ है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो हमें पढ़े या हमें डायरेक्टली रेफरेंस नहीं मिलता, वो ये है कि यही रक्त और मेद पूरे जीवन भर उसी वृक्क को पोषण करता है और उसी वृक्क का एक प्रोटेक्शन एक्शन करता है। अब बात ऐसा आती है कि लोग ये पूछते हैं कि रक्त और मेद प्रोटेक्शन कैसे करता है। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि किसी भी किडनी के अंदर अगर मैं एक तरह से बोल रहा हूँ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का कॉज क्या है, तो कोई बोलता है यंग एज में ऑटो इम्यून है, यंग एज में अननोन है, हाइपरटेंशन है, सीकेडी मतलब हमारा डायबिटीज है, ड्रग इंड्यूस है। लेकिन आप अगर सबको एक चीज अगर लेके देखेंगे या सबको लेके देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे अलग अलग दोष के कारण भी किडनी डिजीज हो रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किडनी डिजीज के अंदर हेतु कितना बलवान है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका वृक्क यानी आपकी किडनी कितना सक्षम है इस चीज को डील करने। अब ये ऐसी होती है कि ये एक तरफ का ना हम लोग प्रोटेक्शन एक्शन कहते हैं। रक्त मेद प्रसादक वृक्क यानी कि शरीर के अंदर जितना उत्तम प्रकार का रक्त और मेद धातु है, उतना ही उत्तम किडनी की फाइटिंग कैपेसिटी होती है। मैं हमेशा बोलूंगा फाइटिंग कैपेसिटी। इसलिए क्योंकि वृक्क एक ऐसा चीज है कि जिसको हम लोग एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, जो हमेशा शरीर से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता है। और वो कुछ कुछ नहीं होते, बल्कि वो सब के सब हम लोग ऐसा देखेंगे पॉइजनस चीज होते हैं। अब भले वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो या कोई एसिडिक वेस्ट हो या बेसिक वेस्ट हो। बेसिकली अगर थोड़ा भी नोटिस करो कि धूप में अगर आप चल भी लिए और आपके सिर पे धूप भी लग गया, तो भी यूरिन येलो होने लगती है। यानी कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट, भले वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, हमारा फूड फैक्टर हो, ये हमेशा रक्त धातु के ऊपर एक झटके में पड़ती है। रक्त मेद प्रसाद वृक्क का मतलब ये है कि इसके अंदर अब मैं दो पार्टीशन में करता हूँ कि प्रसाद भाग के अंदर ये कहा गया है कि रक्त के प्रसाद भाग से वृक्क और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क। मैं इस दो वर्ड के ऊपर इसलिए इंटेंस हूँ या इसलिए बहुत कॉन्फाइंड हूँ, क्योंकि आगे आने वाले आपके पैथोलॉजी में और ट्रीटमेंट में आपको यही लगेगा कि आपको इस दो वर्ड के ऊपर ही मास्टरी ये करनी है कि क्या ऐसा मेरे ब्लड के अंदर चेंज आ रहा है कि जिसके कारण मेरी वृक्क का डैमेज स्टार्ट हो रहा है, या क्या मेरे मेद धातु के अंदर ऐसी चीजें हो रही है कि जिसके कारण किडनी डैमेज स्टार्ट हो रहा है। किडनी मैंने फिर बताया कि अगर उत्तम रक्त मेद धातु रहे तो वो हमेशा अपने आप को बचा लेता है, जो हर बार होता है। जैसे हम भी पैरासीटामोल खाते हैं या कोई और पर्सन भी खाए, हो सकता है किसी एक को हो जाए, दूसरे को ना हो। इतने सारे लोग को हाइपरटेंशन होता है, पर यस किडनी चांसेस बहुत ज्यादा है। इतने लोग कितने हाई हाई ब्लड प्रेशर लेके घूमते रहते हैं, बट दे नेवर गेट एनी डिजीज, बट किसी को हो जाता है। सो किसको होता है? सो संहिताकार के अंदर ऐसा कहना है कि जिस मनुष्य के प्रकृति के अंदर रक्त और मेद की सारता जिस दिन कम होती है, उस दिन उस वृक्क को किसी भी प्रकार की व्याधि हो सकती है। एक नेक्स्ट स्लाइड। इसका मतलब मुझे फोकस करते समय ये देखना है कि ये चीज के ऊपर ये स्लाइड फिर से एक ध्यान देना कि लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हम लोग फिर से उसी श्लोक के ऊपर फोकस करें, तो श्लोक में लिखा हुआ था कि शोणित यकृत प्लीहा, यानी कि श्रोणित यकृत प्लीहा। और हमारा जो रक्त व स्रोत है जिसका मूल स्थान भी यकृत और प्लीहा ही है। सो एक ऑर्गन है जो संहिता के अनुसार रक्त धातु की उत्पत्ति करती है। एक जो है जो रक्त धातु को क्षय करता है, यानी कि उसको निराम करता है, यानी कि उसके अंदर रक्त के अंदर जो भी ऐसे ब्लड कंपोनेंट है जो टॉक्सिन्स हो चुके हो या ब्लड कंपोनेंट जो डेथ हो चुके हो, उसका जो ग्रेवयार्ड है
स्प्लीन उसकी तरफ जो है क्लियरेंस होता है। स्प्लीन को लेके हम लोग भी वापस से उतने सीरियस नहीं है जितना हम लोग मेद को लेके हैं। लेकिन वृक्क की चिकित्सा करते समय ये दोनों ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संहिताकार के अंदर अलग अलग जो भी टीका के अंदर श्लोक आया उससे मुझे एक ही चीज समझा है कि अगर जो जो हमारा वृक्क है उसका एक ही काम है कि हमेशा जीवन भर एक रक्त को विष हरना है, यानी कि उसको निराम करना है, उसके अंदर से विष को निकालना है ताकि शरीर की किसी भी अवयव के ऊपर प्रभाव न पड़ सके। इसीलिए इसके जो एक्सिस है अगर आप देखोगे तो ये एक यकृत और प्लीहा के बीच में आई हुई है। संहिताकारों का ऐसा कहना है कि जो जिंदगी भर रक्त के शोणित यानी कि रक्त के अंदर बनने वाला रक्त का मल पित्त जितना अच्छी तरह से निकाल सके उतना शरीर के ऊपर हार्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट स्लाइड। अब क्वेश्चन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि बॉडी के अंदर अलग टाइप के वेस्ट बनते रहते हैं, कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल पीता है, या इतने सारी इंपैक्ट आती है, कोई एंटीबायोटिक इंड्यूस होता है, इतने सारी चीज के ऊपर इंड्यूस होती है। इसलिए मैंने वही बताया कि क्या दोष कर सकता है, क्या कफ कर सकता है, क्या वात कर सकता है, पित्त कर सकता है। मेरे ख्याल से तीनों दोष के अंदर कैपेबिलिटी होती है किसी भी किडनी डिजीज को कॉज करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर वो पैथोलॉजी चल रही है उस समय किडनी का स्टेज क्या है। सो अब ये श्लोक